Good morning, dear students. Welcome back to the another tutorial in which we will discuss the quiz. और ये क्विज़ कौन सा है? ये क्लास 12th के लिए क्विज़ है जो हमने 14th अक्टूबर को आपको दिया था। बेसिकली ये था आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर बेस्ड जो सेशन था जिसमें हमने हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसमें हमने लेटेस्ट पैटर्न भी डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो पेपर के पैटर्न के ऊपर था। आई होप आपको क्लियर होगा और आपने इन्जॉय किया होगा इस क्विज़ को। तो एक बार उसका सॉल्यूशन देखते हैं ज़रा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन या द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें बतानी थी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी है इस कर्व पे। अब कर्व पे जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पॉइंट पता होना चाहिए। अगर पॉइंट नहीं पता होता तो कुछ और कंडीशन होती है, बट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे जहाँ पे ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। हम लिख देंगे एट एक्स एक्सिस वी नो दैट वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो कर्व में वाई को 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसकी क्वेश्चन में वाई को 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो टेंजेंट निकालना है वो निकालना है 2,0 पे। ठीक है ना। अब 2,0 पे हम निकालना है। तो अब यहाँ पे अब पार्टली क्वेश्चन तो करेक्ट हो गया क्योंकि हमें पता चल गया कि इक्वेशन कैसी बन सकती है। हम ये कह सकते हैं ऑप्शन सी और डी बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि 2,0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब या तो ए ऑप्शन होगी या बी ऑप्शन होगी। तो हम निकालेंगे डेरिवेटिव। तो वाई क्या दिया हुआ है हमें, वाई दिया हुआ है 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तभी तो हमें स्लोप ऑफ द कर्व आएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन टूल लगा देंगे। अब क्वेश्चन टूल जब लगाएंगे तो क्या होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और उसके बाद फिर माइनस 2 माइनस एक्स एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो डेरिवेटिव चाहिए वो पी पॉइंट पे चाहिए। तो हम डायरेक्टली 2,0 इसमें पुट कर देंगे। अब 2,0 का मतलब x को 2 पुट करेंगे और y को 0, बट y तो आ नहीं रहा, तो इसलिए सीधा सीधा x को 2 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 + 4 - 5। ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 2 - 2 0, और नीचे भी आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी मेरे पास स्लोप आ गया -1/5। तो हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं हम, क्या आएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारी y माइनस y1 यानी 0, x माइनस x1 यानी 2, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो 5 को तो ले जाएंगे तो आ जाएगा 5y, तो 5y, और यहाँ आ जाएगा आपके पास -x + 2। तो x को एक तरफ ले जाएंगे तो x + 5y = 2। तो ऑप्शन कौन सी सही हुई हमारी, ऑप्शन हुई हमारी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर ए होना चाहिए था। अगला देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन नहीं पूछी हमसे, स्लोप पूछा यानी डेरिवेटिव पूछा है, और ऑब्वियसली किस पॉइंट पे पूछा है, π/6 पे। तो बहुत ईजी है, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था इसी बार। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब डेरिवेटिव लेंगे आप तो ऑब्वियसली चेन रूल लगेगा। तो 2 तो एज इट इज़ है ही ऑलरेडी। अब साइन 3x का होल स्क्वायर है, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर आगे जाती है, तो 2 टाइम्स साइन 3x की पावर 1 हो जाएगी। फिर साइन 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो cos 3x हो जाएगा, और फिर 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आपको भी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें पुट कर दो वैल्यू। किस पॉइंट पे निकालना है, x π/6 पे। तो x को π/6 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 4। साइन को π/6 पुट करोगे तो π/6 मतलब 30, तो ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, और इंटू 3। अब हम सॉल्व क्या करें, cos 90 तो 0 होता है, तो 0 × एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे कुछ भी हो 0 ही रहेगा। तो आपका आंसर 0 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, है ना। फिर से पूछा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर से होता है dy/dx, और किस पॉइंट पे पूछा है, ये खुद ही दिया हुआ है 2,6 पे। तो हम क्या करते हैं, y जो दिया हुआ है x³ - x, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx
ये आ जाएगा 3x² - 1। अब आपको इसमें वो पॉइंट पुट करना है, तो इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं। पॉइंट था 2,6, तो यानी x की जगह 2 और y की जगह 6 पुट करेंगे, बट y तो आ नहीं रहा, इसलिए हम सीधा सीधा x की जगह 2 पुट कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है कर्व का डेरिवेटिव एट p, और p पॉइंट हमें दिया होता है, और अगर नहीं दिया होगा तो उसके रिलेटेड कोई कंडीशन दी होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 - 1 11, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन थे। फिर था ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन, ये भी इस बार बोर्ड्स में आया था। अब हमें देखना है ये फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है। तो पहले हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो इसका जब डेरिवेटिव लिया तो x/3 का मतलब हो गया 1/3, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और फिर 3 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया -1/x²। अब आपको क्या करना है, इसे जो डेरिवेटिव आया है 1/3 - 3/x², इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड अप्रोच, अदरवाइज ऑप्शंस दिए हो तो ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हो, बट हम एक बार स्टैंडर्ड अप्रोच कर लेंगे तो हमें सारे आपको इंटरवल का रिजल्ट पता चल जाएगा कि कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² आ गया 9, तो x आ गया हमारे पास +-3। अब हमारे पास इंटरवल क्या बन गया, एक बार नंबर लाइन पिन को मार्क करके देख लेते हैं, -∞ से +∞, -3 और 3। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, हर इंटरवल में से कोई वैल्यू पिक करते हैं और वो पुट करते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव में। तो जैसे मैंने f' 4 पुट किया इस वाले इंटरवल से 3 to ∞ में 4 पुट किया, तो ये आ गया 1/3 - 3/4 का स्क्वायर 16। और जब मैं एलसीएम लूँगा इसका तो ये आ जाएगा 48, 16 - 9 पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे हमारा स्लोप पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 to ∞ वाला तो हो ही नहीं सकते, यानी ऑप्शन ये चली गई। ठीक है ना, और अब चलते हैं आगे। अब इस वाले इंटरवल में से अब एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि x 0 नहीं हो सकता, कि डिनोमीटर में है तो x 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम खुद ही कह देंगे क्योंकि 1/x आ रहा है तो x कांट बी 0, तो इसका मतलब है इसको हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब -3 से 3 के बीच में हम ले लेते हैं 1, तो जैसे ही हम डेरिवेटिव में 1 पुट करने गए, f'1 पुट किया हमने, तो क्या मिल गया, यहाँ पुट करेंगे जब हम 1/3 - 3, तो ये आ गया नेगेटिव, यानी यहाँ पे हमें फंक्शन मिल रहा है डिक्रीज, यानी डाउनवर्ड है यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे अपवर्ड है, और यहाँ पे भी आप -4 पुट करोगे तो जो रिजल्ट 4 का आ रहा है वो -4 का ही आएगा, क्योंकि x² लगा हुआ है, यानी यहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है -3 to 3 में, बट क्योंकि 0 काउंट नहीं होगा इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी लिख देंगे कि हमारा जो आंसर डिक्रीज़ कर रहा है वो -3 to 0, 0 to 3 कर रहा है। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ तो मेरा पार्टली करेक्ट होगा, क्योंकि 0 to 3 में भी कर रहा है। ये लिखते हैं तो फिर से पार्टली करेक्ट होगा। ठीक है ना, मतलब हाफ पार्ट करेक्ट होगा, इसलिए हमें पूरा आंसर ठीक करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो आखिरी में कंक्लूड कर देंगे। तो ये 4 मार्कर आया था बोर्ड्स में। ठीक है, क्लियर है, ओके। अगला चलते हैं, क्वेश्चन फिर से पूछा है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है। इस वाले क्विज में बेटा हमने मोस्टली सारे जो क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आए हैं उसी को कवर किया, ताकि आप इजीली कर सकें और आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो x² एज इट इज़ e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x, और फिर -x का डेरिवेटिव -1 है, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। फिर e⁻⁻x का डेरिवेटिव है e⁻⁻x एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव 2x। अब आप क्या करो, यहाँ से ना e⁻⁻x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया -x + 2। तो जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हम कहेंगे या तो x 0 होगा या e⁻⁻x 0 होगा, और या फिर -x + 2 0 होगा, यानी x 2 आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा का जो ग्राफ होता है हमेशा x एक्सिस से ऊपर ही होता है, टच भी नहीं करता, ये पैरेलल चलता रहता है। तो इसका मतलब कभी 0 नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ऐसे जाएगा और ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना, तो यानी इसका मतलब कि कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता, यानी x एक्सिस को टच नहीं करता मीन्स y कभी 0 नहीं होता। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो x 0 होगा या x 2 होगा। तो अब आप क्या करो, नंबर लाइन पे इसको मार्क कर दो।
तो आपके इंटर मैं अप्रोच कौन सी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आता है, ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव आए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तब तो आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, बट ये क्वेश्चन जो है 4 मार्कर में आ सकता है, नहीं तो 2 मार्कर में आ सकता है, जिसमें हमें सॉल्व करके दिखाना होगा, तो इसलिए हमें फिर इंटरवल बनाने पड़ेंगे। अब 2 to इन्फिनिटी में आप 3 ले लो यहाँ पे, तो हमने f'3 निकाला और यहाँ पुट किया, क्योंकि इसको तो आप ध्यान रखोगे ई तो पॉजिटिव होता है, इसमें पुट ही मत करो, तो यहाँ पुट करेंगे x3 यानी पॉजिटिव -3 + 2 नेगेटिव, तो माइनस इंटू प्लस नेगेटिव, यानी यहाँ पे फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे, क्या होगा 0 to 2, तो मैं 1 ले लेता हूँ, 1 पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव, बट -1 + 2 यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यानी यहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अब लेते हैं -1, जैसे ही हमने इस वाले इंटरवल से -1 लिया, यहाँ पुट किया तो ये नेगेटिव आ गया और ये प्लस है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आना शुरू हो गया, यानी यहाँ भी फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। हमसे पूछा था हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है, तो इंक्रीज़ कर रहा है सिर्फ 0 to 2 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तो डी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो था ये उसी कंसेप्ट पे था जिसमें 2 कंसेप्ट हमने यूज़ किए थे, एक चैप्टर नंबर 2 का और एक इस चैप्टर का। तो आपको बतानी थी कि अगर प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स a पाई टू b पाई है, तो फिर आप बताओ कि यहाँ पे ये जो स्लोप है इस कर्व का के पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो कितना आएगा, तो आपको ये बताना था। तो आपको याद है इसकी कि ना प्रिंसिपल रेंज क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, याद है? सोच के देखो ज़रा क्या होती है, तभी हम आगे चलेंगे। याद आया कुछ कि नहीं? चलिए देखते हैं बेटा कि इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की, वो होती है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है यहाँ पे -π/2 से π/2, और ये दे रखा है हमारे को कि ये a पाई से b पाई के बीच में है ना। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे ये हमें दे रखा है a पाई से b पाई के बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये क्वेश्चन है कंपेयर करेंगे जब हम, तो a आ गया मेरे पास -हाफ और b आ गया मेरे पास हाफ, है ना, क्योंकि जो प्रिंसिपल रेंज है वो दे रखी है, तो मैंने ना क्या किया, लिखा और इसको कंपेयर कर दिया। तो अब वो कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो एट x = 2a पे, ठीक है ना, इस पे निकालनी है। तो 2a का मतलब हो गया कि अगर a मेरे पास -हाफ है तो 2a मेरे पास -1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि मुझे जो इस कर्व का डेरिवेटिव चाहिए वो चाहिए x = -1 पे, यही मतलब हुआ, क्योंकि x 2a पे चाहिए। हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा -3x² + 6x + 12। अब इसमें पुट कर देते हैं -1, तो ये आ जाएगा -3 रह जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 12 - 9 किया तो हमारा आंसर आ गया 3। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व आ गया 3, ठीक है। और अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछते तो आ जाता -1/3। फिर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमें इस कर्व पे, तो पॉइंट तो हमें दे रखा है 0,1, तो हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो sec x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x tan x। अब इसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव में पुट करते हैं पॉइंट, जिस पॉइंट पे अभी हमें टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट पुट कर देते हैं डेरिवेटिव में। तो जैसे ही हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा sec 0 और tan 0। अब क्योंकि tan 0 0 होता है, ये पार्ट 0 होने की वजह से पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास स्लोप 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y - y1 x - x1, ये हमारे x1 और y1 होते हैं पॉइंट, और यहाँ आता है स्लोप। तो स्लोप 0 होने की वजह से पूरा पार्ट 0 हो गया, तो y - 1 0 हो गया, तो y = 1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास y = 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब इसमें भी फिर से देखिए स्मार्ट मूव, ये 1 मार्कर था, तो ये हमने सॉल्व करके दिखाया मैंने कि हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि वेरीफाई करो ये इसका आंसर निकालो।
बट अगर ये 1 मार्क का आता तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे बेटा। कैसे? अब आपको दे रखा है कि हमारा जो टेंजेंट है वो 0,1 से पास कर रहा है। अब 0 कहाँ होता है? एक्स वाई एक्सिस, एक्स 0 का होता है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे इसका मतलब हो गया वाई एक्सिस पे 0 होता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि x1 तो हो नहीं सकता। ठीक है ना? अब वही स्मार्ट मूव की बात है, डायरेक्ट हम खुद भी देख सकते थे कि भाई अब x 0 है और y 1 है, तो अगर y 1 है तो y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन बचती है b या c। ठीक बात है कि नहीं? अब अगर वो टेंजेंट 0,1 से पास करा तो इसका मतलब वो इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है ना? समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से हम ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके ऑप्शंस को चूज भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे करना चाहिए। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। ये तो क्वेश्चन था कि भी सैम्पल पर जो आया है उसके ऊपर बेस्ड हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने क्लियरली उस इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई किया, समझा कि नहीं समझा, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि कितने 2 मार्कर एक्सपेक्टेड हैं एज पर द न्यू सैम्पल पर। तो इसमें हमने पता ही है कि हमने बता दिया था 10 जो है क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इस बार 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क के, और 3 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी हमने बता दिया था। 21 मार्क्स के होंगे टोटल, तो 7 क्वेश्चन आएंगे। और 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 मार्क्स के होंगे, वो 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था ना कि सेक्शन ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 16 1 मार्कर होंगे और 2 केस स्टडीज होगी, और हर केस स्टडी में 4 MCQ होंगे, 5 में से 4 करने होंगे आपको। और फिर पार्ट बी आएगा। पार्ट बी के अंदर 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर होंगे। 2 मार्कर 10 क्वेश्चन होंगे, और 3 मार्कर 7 क्वेश्चन होंगे, और ये 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्कर। तो इस तरह से हमने ये क्विज़ कर ली, और क्विज़ करने से क्या हुआ, आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, तो AOD और थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। और ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने आप स्ट्रांग होते जाएंगे कंसेप्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।